Hello my lovely students out there, this is ARK representing NRK9. Dear all CS executive and CS professional students, हमने पहले वाले पार्ट के अंदर याद देखिएगा फॉरेन फंडिंग्स के अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंट और इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात किया हुआ है। इंडिया में क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसके बारे में बात किया हुआ है। मैंने पहले ही बताया, याद देखिएगा सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोबेबली क्वेश्चन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पे भी आपसे पूछा सकता है, और सीएस प्रोफेशनल स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि आपसे क्वेश्चन पुट अप नहीं किया जाएगा, आपसे ही पूछ सकते हैं। यहां नहीं पूछेंगे तो यार ट्रेनिंग में जाओगे तब पूछेंगे, कॉर्पोरेट्स में जाओगे तब पूछेंगे, या फिर खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे तब पूछेंगे। ऑलराइट, सो सेशन याद रखिएगा, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, पढ़िए साथ में कॉर्पोरेट अपडेट्स भी चेक कीजिएगा, और आपको कहीं नहीं जाना चेक करने के लिए। याद देखिएगा, आपको आपका इंस्टीट्यूट NRK9 कॉर्पोरेट अपडेट्स लेक्चर साथ दे रहा है। जी हां, जो करंट अपडेट्स हैं। सो याद देखिएगा, अगर कोई नया स्टूडेंट मुझे देख रहा है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि यहां पर इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ में आपको मिलने वाला है क्या, लेटेस्ट कॉर्पोरेट अपडेट्स। जी हां, आज के टॉपिक के अकॉर्डिंग मैं आपको लेटेस्ट कॉर्पोरेट अपडेट्स दूंगा कि इंडिया में क्या हो रहा है या इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो रहा है। ऑलराइट, जिससे आपकी नॉलेज और भी इंप्रूव होगी और आपको खुद को फील आएगा कि हाँ यार, मैं अब लग रहा है किसी प्रोफेशनल प्रोग्राम को परस्यू कर रहा हूं। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्ट टाइम सेशन को स्टार्ट करते हैं। डियर ऑल, यहां मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से कि आगे कैसे इशू किया जाएगा डिपॉजिट रिसिट्स को। देखिए, मैंने इससे पहले ना आपको फिर बता रहा हूं, पहले फर्स्ट पार्ट के अंदर ऑलमोस्ट सारी एस्पेक्ट डिस्कस की हुई हैं। सो एक बार आप जाइएगा, अगर पहली बार देख रहे हैं उस पार्ट को देख लीजिएगा ताकि यहां पर पढ़ना इजी हो जाए, ठीक है। और जिन्होंने पहले एग्जीक्यूटिव लेवल पे समझ रखा है उनके लिए एकदम इजी करने वाला हूं। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं डिपॉजिट रिसिट इश्यूज की, सर ये तो बता दीजिएगा आपने क्या लिखा हुआ था। देखिए, ये कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं पहले हम लोग, और फिर आपके लिए पढ़ना एकदम इजी हो जाएगा। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं इशू ऑफ डिपॉजिट रिसिट्स, आई होप मैं यहाँ इंट्रोडक्शन वापस दे देने वाला हूँ डिपॉजिट रिसिट्स का, ठीक है। सो जब मैं बात कर रहा हूँ इशू डिपॉजिट रिसिट्स की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा बताऊंगा, याद रखिएगा, और आपकी नॉलेज के लिए इंप्रूव भी होगा आपको। सी, कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो डिस्कस करनी बहुत जरूरी है। पहले क्या कि जब आपकी कंपनी ना, आप जानते होंगे इंडियन इशूअर क्या करने वाला है, फंड रेज करेगा कहां से, आउटसाइड इंडिया से। दोनों ही एस्पेक्ट्स मैंने डिस्कस की थी। एक होगा जहां पे कैपिटल रेजिंग होती है और एक होती है नॉन कैपिटल रेजिंग। जब हम कैपिटल रेजिंग की बात कर रहे होते हैं तो इंडियन इशूअर वहां पर क्या करता है, अपना फ्रेश इशू लेके आता है, फिर उसे अंडरलाइन करता है डोमेस्टिक कस्टोडियन के साथ में। जैसे मैंने बताया था, डोमेस्टिक कस्टोडियन इंडिया में यूजुअली बैंक्स होते हैं, ठीक है। फिर वो फॉरेन डिपॉजिटरी से कंटैक्ट कर जाता है, फॉरेन डिपॉजिटरी फिर उसको डिपॉजिट रिसिट्स की फॉर्म में इशू करती है फॉरेन इन्वेस्टर्स को, ठीक है। वहां फंड रेज होता है, उस सेल प्रोसीड्स होती है, डिपॉजिट रिसिट्स की, वो अल्टीमेटली किसके हाथ में जाता है, कंपनी के, मतलब इशूअर के हाथ में। इसके अलावा मैंने बताया था जहां नॉन कैपिटल रेजिंग है, जिसके अंदर इंडियन इशूअर अपने एग्जिस्टिंग होल्डर से, जी हां, परमिसिबल सिक्योरिटीज होल्डर से, जी हां, उनसे उन्हीं की सिक्योरिटी लेकर उसे ही अंडरलाइन करते हुए डोमेस्टिक कस्टोडियन देन फर्दर इसको इशू करती है। वही सेम प्रोसेस डिपॉजिट रिसिट्स के थ्रू, वो फॉरेन डिपॉजिटरी थ्रू, और फिर फॉरेन डिपॉजिटरी उसी सेल प्रोसीड्स को किसको देता है, जो कि आपका इंडिया का परमिसिबल सिक्योरिटी होल्डर होगा। अब यहां क्वेश्चन राइज होता है कि सर ऐसे एवे ही हो जाएगा सब कुछ? आंसर इज नो, एवे तो नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा? देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट समझिएगा। जब आप ये इशू लेकर आएंगे तो इसके लिए आपको एफडीआई की कंसीडर करना पड़ेगा। एफडीआई की मतलब लिमिट्स को देखना पड़ेगा, और एफडीआई लिमिट्स के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ता है, फेमा। अब सर क्या यहाँ फेमा पढ़ने बैठेंगे? आंसर इज नो, हम यहाँ फेमा नहीं पढ़ाने वाले हैं, लेकिन जब फ्यूचर में आप काम करेंगे तो आपको फेमा आना चाहिए, ठीक है। सो एफडीआई का मतलब लिमिट, कितना सेक्टर लिमिट है। जैसे कि मान लीजिएगा आप जो परमिसिबल सिक्योरिटीज इशू कर रहे हैं, ठीक है, आपकी इंडियन इशूअर है, वो परमिसिबल सिक्योरिटीज इशू कर रहा है, इट मींस दैट कि उससे फंड रिसीव होगा तो इंडिया में पैसा आएगा, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, तो उसे बोलेंगे इनवर्ड रेमिटेंस। क्यों पैसा आ रहा है, ठीक है। अब ये पैसे की किस किस सेक्टर में कितना आ सकता है ना, वो एफडीआई बताएगा। जैसे लेट्स एग्जांपल ऑफ इट, इंश्योरेंस में, इंश्योरेंस सेक्टर का मैं बात करूं, आज का डेट में इंडिया में 74% आप एफडीआई रिसीव कर सकते हैं। 74% आप एफडीआई रिसीव कर सकते हैं, याद रखिएगा। एक्सेप्ट मैं पहले ही बता दूं, आपको पता भी होगा, एलआईसी में जो लिमिट है वो 20% का है, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा एलआईसी अपने ही एक्ट से चलता है। सो यहां मैं पहले बता रहा हूं कि जब आप इशू कर रहे हैं डिपॉजिट रिसिट्स, तो फंड आपके पास रिसीव हो रहा होगा, ठीक है, अगर कंपनी के पास पैसा आ रहा है, दोनों कंडीशन समझना, दोनों ही कंडीशन में कंपनी के पास पैसा आ रहा है तब भी, या फिर कंपनी अपना एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज होल्डर का सिक्योरिटीज को अंडरलाइन करके अगर फंड रेज कर रहा है, मतलब किसके लिए ले रहा है, फंड आ नहीं रहा है बेसिकली कंपनी के हाथ में, बट किसके हाथ में आ रहा होगा, वो सिक्योरिटी होल्डर्स के, तब भी तो इन्वेस्टमेंट कहां आ रही है, इंडिया में।
क्लियर हो रहा है? तो याद रखिएगा वहां पे हमको चेक करना पड़ेगा क्या एफडीआई की परमिट लिमिट कितनी है, पहली सिंपल सी बात बताइए, ठीक है। दूसरा, अब आपको पता होगा मैंने बताया था कि जो इश्यूअर है बेटा वो कॉन्ट्रैक्ट करता है किससे, डोमेस्टिक कस्टोडियन से। फिर अल्टीमेटली जो वहां पर किसी भी हम बात करेंगे फॉरेन जुरिडिक्शन के अंदर, तो उसको सेल करने वाली अथॉरिटी कौन है, बेसिकली जो यहाँ पे फंक्शन को चेक करेगी वो है फॉरेन डिपॉजिटरी। फॉरेन डिपॉजिटरी जो है ना बेटा, फॉरेन डिपॉजिटरी जो क्या करती है, डिपॉजिटरी रिसीट्स इशू करती है टू फॉरेन इन्वेस्टर्स, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर्स, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टर्स को डिपॉजिट रिसीट्स पैसा इशू, वो डिपॉजिट रिसीट इशू करेगी। अब वो चाहे तो इसको पब्लिक इशू बना के कर सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट्स पे कर सकती है, या एनी अदर मेथड के थ्रू भी कर सकती है। एनी अदर मेथड का मतलब जो उसकी कंट्री में, उसकी जुरिडिक्शन में, उस कंट्री की जुरिडिक्शन में परमिजेबल होगा। सर राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप सुन लो ना, ध्यान सुन लो, एग्जाम में मत लिखे आना सी राइटिंग, ठीक है। सो क्या कह रहे हैं, जिसके उसकी फॉरेन जुरिडिक्शन में जो परमिजेबल होगा उस मेथड से भी कर सकती है। ये बात पकड़ में आया? पहला बोला कि चेक कीजिएगा आपकी एफडीआई लिमिट्स, बेटा फ्यूचर में ना कंप्लायंसेस करते वक्त तुम्हें जरूरत पड़ेगा। तुम मेरी बात को आज मान नहीं रहे हो, कुछ लोग, सारा स्टूडेंट नहीं कह रहा हूँ, कुछ, लेकिन ये जरूर तुमको पड़ेगा भयंकर वाला। उस समय तुम अगर बुक लेके बैठोगे ना, बे राइट लेके बैठोगे तो टाइम वेस्ट होगा पूरा, ठीक है। एंड आई डोंट थिंक सो कि कंपनी या कोई भी, यार अगर आप खुद भी एम्प्लॉय बन जाओगे तो आप ऐसा एम्प्लॉय नहीं रखना चाहोगे, ठीक है, ऐसी सर्विसेज नहीं लेना चाहोगे। एनीवेज, नाउ कम टू द पॉइंट। नाउ इसके अलावा हम बात करेंगे कि सर लिमिट चेक करेंगे, ठीक है, सर किस सेक्टर में जा रहा है, उसके अलावा हम चेक करेंगे सेक्टर, मतलब अगर आपकी कंपनी इंश्योरेंस सेक्टर में तो हम चेक करेंगे। मैं यहाँ एग्जांपल है इंश्योरेंस का, हर एक सेक्टर के लिए अलग है, बैंकिंग का अलग अलग है, आई होप आप लोग जानते होंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। फर्दर देखते हैं, ठीक है। ये क्या सर ये ऐसा हो सकता है कि कन्वर्ट हो सकते हैं? देखो ध्यान सुनना, डिपॉजिट रिसीट्स ना कन्वर्ट हो सकते हैं, डिपॉजिट रिसीट्स कन्वर्ट हो सकते हैं इनटू परमिजेबल सिक्योरिटीज, इनटू परमिजेबल सिक्योरिटीज। जी हाँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझना यहाँ पे। और वाइस वर्सा भी है, मतलब जो डिपॉजिट रिसीट्स को आपने कन्वर्ट किस में किया, परमिजेबल सिक्योरिटीज में, और परमिजेबल सिक्योरिटीज को कन्वर्ट कर सकते हो किसके अंदर, डिपॉजिट रिसीट्स के अंदर। अब सोचने वाला सवाल खड़ा होता है कि सर डिपॉजिट रिसीट्स जो कि किसके हाथ में होगा, फॉरेन इन्वेस्टर के हाथ में होगा, किसके हाथ में होगा, फॉरेन इन्वेस्टर के हाथ में होगा। तो क्या सर ये इसे फिर वापस परमिजेबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट क्यों करेगा? मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ। यूजुअली आपने देखा होगा कि मान लीजिएगा एक मिस्टर ए हैं, ठीक है, मिस्टर ए हैं, ये एक फॉरेनर है मिस्टर ए, ठीक है, ये यूएस में रहते हैं, क्लियर। अब पता लगा यार कि इन्होंने ना अपना जॉब के लिए अप्लाई किया, अल्टीमेटली इनको इंडिया में आके जॉब कर रहे हैं, ठीक है, इंडिया में जॉब कर रहे हैं ये। अब इनके पास तो क्या सिक्योरिटीज कौन सी हैं, डिपॉजिट रिसीट्स की हैं। ये चाहते हैं कि यार इंडिया में आया हूँ, मेरे पास इंडियन कंपनी से सिक्योरिटीज भी हैं, तो मैं ट्रेडिंग भी कैसे करूँ इंडियन सिक्योरिटीज में। अब इंडियन सिक्योरिटी कौन सी है, परमिजेबल सिक्योरिटीज। तो यहाँ डिपॉजिट रिसीट्स जो है वो इंडियन ट्रेडिंग पे एक्सचेंज पे यहाँ पे आ जाएंगे, स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड तो नहीं हो रहा है, वो क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे अपनी डिपॉजिटरी को, फॉरेन डिपॉजिटरी को रिक्वेस्ट करेंगे, फॉरेन डिपॉजिटरी फिर डोमेस्टिक कस्टोडियन को जाएगा, एंड अगेन उसको क्या कर जाएगा, परमिजेबल सिक्योरिटीज के अंदर कन्वर्ट कर जाएगा, ताकि वो जो इंडिया में जब तक चाहें या चाहें तो उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन होते हैं कि आप डिपॉजिट रिसीट्स को, ऑफकोर्स अंडरलाइन वो डिपॉजिट रिसीट्स जो है वो भी इशू हो सकती है, ठीक है, बाय अंडरलाइन परमिजेबल सिक्योरिटीज, और परमिजेबल सिक्योरिटीज को भी याद देखिएगा किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, डिपॉजिटरी रिसीट्स में। इज इट क्लियर? पॉइंट नंबर 3 भी क्लियर होगा, ठीक है। मैं छोटा छोटा पॉइंट्स यहाँ बता रहा हूँ आपको ताकि आपको क्लैरिटी रहे, ये ऊपर से आपके माइंड में सेट हो जाए, ठीक है। उसके अलावा अगर हम ध्यान से देखें परमिजेबल की जब सिक्योरिटीज की बात करते हैं तो उसकी प्राइजेस की बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है। प्राइजेस याद रखिएगा, जो प्राइजेस यहाँ पे तय की जा रही हैं, जैसे मान के चलिएगा, दो बातें सुनना, आपका डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर का मतलब आपका इंडियन इन्वेस्टर, इंडियन इन्वेस्टर, ठीक है, और यहां आपके पास में एक फॉरेन इन्वेस्टर आएगा, फॉरेन इन्वेस्टर होगा, ठीक है। दो बातें आ रही हैं, एक है डोमेस्टिक इन्वेस्टर, एक है फॉरेन इन्वेस्टर। जब इसको आप दे रहे हैं डिपॉजिट रिसीट इशू कर रहे हैं, ये बात बहुत सिंपल सी है। अब ध्यान समझिएगा, जो प्राइस आपने इनको दी है, ये प्राइस पे जिनको आपने दिया होगा, इसको डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को, इस प्राइस से कम प्राइस पर, नॉट लेस देन, किसको नहीं दे सकते आप, डिपॉजिटरी रिसीट्स इशू नहीं कर सकते हो। मतलब द प्राइस एट व्हिच द सिक्योरिटीज, परमिजेबल सिक्योरिटीज आर इशूड टू द डोमेस्टिक इन्वेस्टर शैल नॉट बी द लेस देन द प्राइस, किससे कम नहीं हो सकता। समझना मेरी बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो समझो, ऐसा थोड़ी ना करेंगे कि इंडिया में तो हम उसको दे रहे हैं, समझो फेस वैल्यू पर 100 रुपीज़ का फेस वैल्यू पर दे रहे हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को, और सेम क्लास ऑफ
परमिसिबल सिक्योरिटीज को आपने यहाँ पे अंडरलाइन करा और आपने डिपॉजिट रिसिप्ट इशू करी, ठीक है बेटा, और इसको कर दिया 80 रुपीज़ पे, क्या कर सकते हैं? आंसर इज नो, एब्सोल्युटली नॉट। तो ये भी अलाउड नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पर इसलिए कह रहा हूँ, ध्यान समझना, एक लॉजिकल एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूँ। देखिए, ट्रेडिंग के डिफरेंसेस नहीं होंगे, सेम क्लास अगर सिक्योरिटीज है तो उसके प्राइस में डिफरेंसेस नहीं होंगे, ठीक है। क्लियर हो रहा है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखना। तुम क्या सोच रहे हो एग्जाम में नहीं आएगा, यही एग्जाम में बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर तो कोर निकल के आ रहा है ना आपके क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ऑलराइट, तो हमने 3-4 पॉइंट डिस्कस किए। पहला लिमिट चेक करेंगे अपडेट की, सेकंड कन्वर्ट हो सकता है, थर्ड हमने प्राइजेस का बात किया, फोर्थ मेरी बात को सुनना बेटा, कौन ध्यान सुनेगा? देखो सुनो मेरी बात को बेटा, जो यहां पर परमिसिबल सिक्योरिटीज में राइट्स अवेलेबल होते हैं किसको? इन्वेस्टर को ना, वही राइट्स किसको मिल जाएंगे? आपके डिपॉजिट रिसिट्स होल्डर को, ठीक है। डिपॉजिट रिसिट्स होल्डर को भी वही राइट्स मिलेंगे। अब ये अपने जो राइट्स है ना, इनको एक्सरसाइज जो करेगा, ऑफ कोर्स बहुत सारे बच्चा चीख चीख के बोल रहे होंगे, थ्रू करेगा किसके? फॉरेन डिपॉजिटरी के, जी। ये अपने राइट्स को एक्सरसाइज करेगा कैसे? फॉरेन डिपॉजिटरी के। तो कैसे करेगा? ये इंस्ट्रक्शंस देगा जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पर यू नो व्हाट रीजन लेने का टाइम आएगा रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर सिक्योरिटीज, तब ये इन्वेस्टर जो कि डिपॉजिट रिसिट होल्डर है, ये इंस्ट्रक्शंस देगा किसको? फॉरेन डिपॉजिटरी को, कि मेरा जो वोटिंग राइट है इस पर्टिकुलर मैनर में एक्सरसाइज होना चाहिए। क्लियर एकदम? तो ये हमने यहाँ पर कुछ खास पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं ताकि आपको क्लैरिटी इनसे मिल जाए। अब हम लोग चल रहे हैं बेटा इन पॉइंट्स की डिटेल में एक बार फटाफट से, ठीक है। आओ आओ फटाफट आओ, देखो आओ, ध्यान सुनना, फटाफट सुनना बेटा। इश्यू डिपॉजिट रिसिट्स की बात करते हैं। पहला नंबर पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट, देखो अपनी मॉड्यूल साथ में रखिएगा बेटा, आगे दिक्कत नहीं आएगा, मॉड्यूल साथ रहेगा तो उतना ईजी रहेगा पढ़ना। कहता परमिसिबल सिक्योरिटीज may be issued to or transferred to foreign depository for issue of deposit receipts along with permissible security already held by person resident outside India shall not be exceed the limit on foreign holdings as permissible securities under FEMA Act 1999। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था, कौन सा बेटा? कि इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर ना हमने बात की था, इंश्योरेंस सेक्टर में 74% तक एफडी अलाउड है, तो उससे ज़्यादा नहीं होगा। अब 74% कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऑलरेडी इशूड है, ठीक है, जिससे हमको एफडी आ रहा है, प्लस हम जा रहे हैं प्रपोज टू बी इशूड कर रहे हैं, उनको कैलकुलेट करो, वो 74% से ज़्यादा नहीं होगा। ये इंश्योरेंस सेक्टर का बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। डिपॉजिट्स में बी कन्वर्टेड टू अंडरलाइंग परमिसिबल सिक्योरिटीज एंड वाइस वर्सा। जी हाँ, वही डिपॉजिट रिसिट्स को परमिसिबल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स है, वो इंडिया में जॉब कर रहा है, इंडिया में बिजनेस एस्टैब्लिश कर रहा है, वो चाहता है कि उससे सिक्योरिटीज कैसे हो, परमिसिबल सिक्योरिटीज में आ जाए, वो नॉर्मल जो इंडिया में ट्रेडिंग करते हैं नॉर्मल सिक्योरिटीज में, उसमें ही कन्वर्ट कर सकते हैं उसको। थर्ड कहता है फॉरेन डिपॉजिटरी में इशू डिपॉजिटरी देखिएगा, फॉरेन डिपॉजिटरी में इशू डिपॉजिट रिसिट्स बाय वे ऑफ पब्लिक ऑफरिंग, प्राइवेट एंड इन अदर मोड। तीनों तरीके से कर सकता है, पर पब्लिक मोड से भी कर सकता है, प्राइवेट भी कर सकता है, एंड परमिसिबल जो कि उसकी कंट्री में परमिसिबल होगा ना। इशूअर में इशू परमिसिबल सिक्योरिटीज टू अ फॉरेन डिपॉजिटरी for the purpose of issue of depository receipts by any mode permissible for the issue of such permissible security to investors। ये पॉइंट समझना है, किस पे बोल रहे हैं? इंडियन पर। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था, स्पॉन्सर्ड करके दो तरीके होते हैं, कैपिटल रेजिंग एंड नॉन कैपिटल रेजिंग। तो कैपिटल रेजिंग मेथड के थ्रू भी इंडियन जो इन्वेस्टर वो इश्योर होगा, वो भी कर सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम एग्जांपल बताएं आपको भी, टाटा स्टील ने भी ऐसा किया हुआ है, टीसीएस ने, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने किया हुआ है, ठीक है, रनबैक्सी। तो ये कंपनीज का एग्जांपल जो मैं दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ये क्या करेंगी, एफओस ने किया हुआ है, ठीक है, भारतीय एयरटेल हो गया, द नंबर ऑफ कंपनीज, ठीक है, महिंद्रा हो गया। तो ये कंपनीज क्या कर रहा है, या तो फ्रेश इशू लेकर भी कर सकता है, या अंडरलाइंग सिक्योरिटी किसकी ले लेगा? एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज होल्डर की। जो इंडिया में एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज होल्डर होंगे उसी कंपनी के, उनके ही सिक्योरिटीज को अंडरलाइन करके कर सकता है। क्लियर एकदम? चलिए, नाउ होल्डर ऑफ परमिसिबल सिक्योरिटी में ट्रांसफर परमिसिबल सिक्योरिटी टू अ फॉरेन डिपॉजिटरी। अब ये स्पेसिफिक पर्सन की बात कर रहा है, यहां इश्यूअर की बात कर रहे थे, यहां होल्डर की बात कर रहा है, इसमें कंफ्यूज मत हुआ करो, ठीक है। For the purpose of issue deposit receipts with or without the approval through of issue
permissible security through the transaction on RSC, bilateral transactions, वन साइडेड ट्रांजेक्शन बोलते हैं, और बाय टेंडरिंग थ्रू पब्लिक प्लेटफॉर्म। सेम बात आपको बताए थे, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन पूरी करनी पड़ती है क्या, कि सर वो जो परमिसिबल सिक्योरिटीज है ना वो लिस्टेड होना चाहिए, ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो दोनों मैंने आपको ऑप्शन देते हैं कि एक इश्यूअर भी कर सकता है, और जो सिक्योरिटी होल्डर है वो परमिसिबल सिक्योरिटीज को फॉरेन डिपॉजिट के थ्रू डिपॉजिट रिसीट इशू कर सकता है इन फॉरेन जुरिडिक्शन, क्लियर। परमिसिबल जुरिडिक्शन, permissible securities shall not be issued to a foreign depository for the purpose of issuing depository receipts at a price less than the price applicable to a corresponding mode of issuance to a domestic investors। अभी पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया होता। डोमेस्टिक पता लगा इन्वेस्टर को दे रखा फेस वैल्यू जिसका निकालेंगे, या सपोज यहाँ पे देखो ध्यान से एक और एग्जांपल से लेना, एक और एग्जांपल देता हूँ ताकि क्लैरिटी मिल जाए, ध्यान समझिएगा। मान लीजिएगा प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए आपने फ्लोर प्राइस रखा 100 रुपीज़। तो जब आप इसकी फ्लोर प्राइस मिनिमम 100 रख रहे हैं ना, सेम याद रखिएगा जब आप फॉरेन इन्वेस्टर्स को डिपॉजिट रिसीट इशू करेंगे तो फ्लोर प्राइस 100 से लो नहीं हो सकता जी, लेस नहीं हो सकता है, क्लियर है। सेम बात रखिएगा। ये तो आप लोगों ने फेमा में पढ़ा है ना, फेमा पढ़ते वक्त भी तो हम इसको डिस्कस किए हुए हैं, याद है आपको। फेमा में जब भी पढ़ते हैं हम लोग ये कॉन्सेप्ट, खास तौर से जब सिक्योरिटीज को लेके बात हो रही होती है, ठीक है, तभी इशू एंड ट्रांसफर को लेके जब फॉरेन हम लोग एफडी रिसीव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज, इन दैट केस आपने वहीं पढ़ा होगा प्राइसेस कम नहीं हो सकते हैं, ठीक है। आइएगा, एनी अप्रूवल नेसेसरी फॉर इशू और ट्रांसफर परमिशन सिक्योरिटी टू अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया शैल अप्लाई टू इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सच परमिशन सिक्योरिटीज टू अ फॉरेन डिपॉजिटरीज फॉर अ पर्पस ऑफ कोर्स। अभी मैंने आपको बताया था जो नेसेसरी अप्रूवल्स, अच्छा आपने ये बात पढ़ा होगा पहले भी फेमा में, नहीं पढ़ा तो सुन लीजिएगा। आप एफडीआई थ्रू जो पैसे लेते हैं दो रूट के थ्रू होता है, ऑटोमेटिक एंड अप्रूवल रूट, इज इट क्लियर। अब यहाँ पे फर्दर कह रहा है कि अगर हम बोलेंगे जो नेसेसरी अप्रूवल्स आपको जो परमिसिबल सिक्योरिटीज के लिए रिक्वायर्ड थे, सेम आपको जब डिपॉजिट रिसीट इशू करेंगे वो भी आपको रिक्वायर्ड होंगे आपकी खुद का कंट्री के अंदर, इज इट क्लियर। अब यहाँ बेटा राइट्स की अगर बात करें, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द फॉरेन डिपॉजिटरी, यहां से कहां चला गया, अंडरलाइंग आपने डोमेस्टिक कस्टडी साथ में कर दिया, ठीक है। अब ये कहां इशू करेगा, फॉरेन डिपॉजिटरी से इशू करेगा। तो फॉरेन डिपॉजिटरी की क्या राइट्स एंड ड्यूटीज होंगी, बहुत ध्यान से देखते हैं। देखो ध्यान सुनना बेटा। एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज वोटिंग राइट्स इफ एनी एसोसिएट विद द परमिसिबल सिक्योरिटीज प्रेजेंट टू द वोटिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द होल्डर ऑफ सिक्योरिटीज, ऑलराइट, और अदरवाइज। दो बातें इंपॉर्टेंट हैं, हमने पहला बताया था आपको, ध्यान से सुनना। जो वोटिंग राइट्स यहां पर हैं वो एक्सरसाइज कौन कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ सिक्योरिटीज या फॉर डिपॉजिट होल्डर, फॉरेन डिपॉजिटरी, क्लियर एकदम, फॉरेन डिपॉजिटरी कर रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द डिपॉजिट रिसीट्स होल्डर। इंस्ट्रक्शंस कौन दे रहा है यहां पर, जो कौन होगा, जो सिक्योरिटी होल्डर होगा, मतलब कौन सी डिपॉजिट रिसीट्स, ठीक है। या बोलता है और अदरवाइज का मतलब जो भी यहाँ पे याद देखिएगा बीच में जो टर्म एंड कंडीशंस डिसाइड होती हैं इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, अगर कोई राइट्स आपने किसको पास ऑन किए हुए हैं, किसने, डिपॉजिट रिसीट्स होल्डर ने, किसको, फॉरेन डिपॉजिटरी को, तो फॉरेन डिपॉजिटरी ऑन इट्स ओन भी वहां पे क्या कर सकता है, पर्टिकुलर राइट्स एक्सरसाइज करते हैं सर्टेन मैटर्स, क्लियर है, इन सर्टेन मैटर्स। तो दोनों ही बातें, तो उसकी ड्यूटी बनती है कि भैया क्या करना है, कि आपको एक्सरसाइज करना है वोटिंग राइट्स किसके बिहाफ पर, डिपॉजिट रिसीट्स होल्डर के। शेयर्स, दिस वन पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, शेयर्स ऑफ अ कंपनी अंडरलाइंग द डिपॉजिट्स शैल फॉर्म द पार्ट ऑफ पब्लिक होल्डिंग, उसे पब्लिक होल्डिंग ट्रीट करेंगे अगर, देखो ध्यान सुनना, होल्डर ऑफ डिपॉजिट रिसीट्स हैज अ राइट टू इशू वोटिंग इंस्ट्रक्शंस। पहली बात, उस डीआर में क्या था, वोटिंग राइट्स मिलते हों जो, ठीक है। दूसरा, वो होना चाहिए लिस्टेड ऑन इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। दो बातें अगर पूरी हो रही हैं, ये पॉइंट बहुत ध्यान सुनना, तब वो हम उसको बोलेंगे इट्स फॉर्म द पार्ट ऑफ पब्लिक शेयर होल्डिंग। फिर समझना, फिर क्या कह रहे हैं, अगर वो डिपॉजिट एसेट्स में वोटिंग राइट्स अवेलेबल हैं एंड वो लिस्टेड है इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो हम उसे ट्रीट कर रहे हैं एज अ पब्लिक शेयर होल्डिंग, अदरवाइज उसे हम पब्लिक शेयर होल्डिंग का पार्ट ट्रीट नहीं करेंगे। देखिए वापस पढ़ रहा हूं बेटा, इंपॉर्टेंट इसलिए, शेयर्स ऑफ अ कंपनी अंडरलाइंग द डिपॉजिट एसेट्स shall form the part of the public shareholding of the of course SCRA. Holders of deposit receipts has a right to issue voting instructions and deposit receipts are listed on international exchange. In case
नॉट कवर्ड अंडर पॉइंट नंबर सेकंड, मतलब इसके अंदर कवर नहीं हो रहा है, देन द शेयर्स ऑफ द कंपनी अंडरलाइंग डिपॉजिट रिसीट्स शैल नॉट बी included in the total shareholding and in the public shareholding for the purpose of computing the public shareholding of the company. अब इसका एक एग्जांपल देके बताता हूं, आपको याद होगा, ध्यान सुनना बेटा। देखिए हम जब भी बेटा कैलकुलेट करते हैं ना मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग, तो हम मानते हैं, अच्छे से हमको पता है कि 25% मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग कंपनी की रहनी चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ लिस्टिंग। इज इट क्लियर? अब यहां जब हम कैलकुलेट कर रहे होंगे कि पब्लिक शेयर होल्डिंग कंपनी की कितनी है, तो यहां पर डिपॉजिटर्स को हम लोग इंक्लूड करें या एक्सक्लूड करें, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। इंक्लूड कब करना होगा? अगर वो जो देखिए आपकी कंपनी के इक्विटी शेयर्स हैं, उसको आपने अंडरलाइन किया हुआ है, उसके ब्याह पे आपने डिपॉजिट रिसीट इशू किया हुआ है, अभी डिपॉजिट रिसीट्स कैरी कर रहे हैं वोटिंग राइट्स, प्लस ये इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड है, तो ये पार्ट बन के पब्लिक शेयर होल्डिंग है। अदरवाइज इन्हें हम पब्लिक शेयर होल्डिंग का पार्ट ट्रीट नहीं करेंगे। तब ये फिर परसेंटेज हम कैलकुलेट कर रहे हैं पब्लिक शेयर होल्डिंग का ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी, तब ये डिपॉजिट रिसीट्स कैलकुलेट नहीं होंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बच्चा लोग गड़बड़ कर देता है, डिपॉजिट रिसीट्स को उठा के बाहर फेंक देता है, बोलता है नहीं जी ये पब्लिक शेयर होल्डिंग का पार्ट नहीं है। इसके दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को पहले चेक कीजिएगा कि क्या वो वोटिंग राइट्स कैरी कर रहा है, एंड सेकंड वो इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, तो ये पब्लिक शेयर होल्डिंग का पार्ट बन जाएगा। क्लियर? नाउ a holder of deposit receipts issued on back of equity shares of a company, देख लीजिएगा बेटा अच्छे से, and shall have a same obligation as if it is holder of the underlying equity shares. of course same obligation ही मान जाएंगे, मतलब underlying equities है। मैंने कहा ना बेटा इक्विटी को नाम आपने चेंज करके डिपॉजिट रिसीट्स कर दिया है, क्योंकि वो ट्रेड कहाँ होने वाला है, किसी पर्टिकुलर किसी और कंट्री में, ठीक है। अगर मैंने बताऊंगा आगे बताऊंगा, अगर वो जा रहा है कहाँ पर अमेरिका में तो ADR बोलेंगे, किसी और कंट्री में हो रहा है तो वो GDR बोला जाएगा। ऑलराइट, चलिए अब यहाँ डोमेस्टिक कस्टोडियन के भी तो कुछ ऑब्लिगेशन बनते हैं। जी हाँ, क्लॉज 8 ध्यान से देखते हैं। ऑब्लिगेशन ऑफ डोमेस्टिक कस्टोडियन अंडर टू एंश्योर द रिलेवेंट प्रोविजंस रिलेटेड टू इशू एंड कैंसिलेशन। दो बातें याद रखना, इशू एंड कैंसिलेशन और डिपॉजिट रिसीट्स इज कंपाइल्ड विद एंश्योर रिलेवेंट प्रोविजंस। अब ध्यान सुनना बेटा, डोमेस्टिक कस्टोडियन का काम है कि भैया वो चेक करे कि रिलेवेंट प्रोविजंस जो कि रिलेटेड टू इशू और कैंसिलेशन से रिलेटेड जो है वो उसके डिपॉजिट रिसीट्स के वो कंपाइल हुए नहीं हुए। क्या क्या हो सकते हैं सर? देखो ध्यान सुनना बेटा, जब डिपॉजिट रिसीट इशू कर रहे हैं तो डिपॉजिट रिसीट्स स्कीम 2014 अप्लाई होगा, वो ध्यान रखना है, ठीक है, जो कि अभी हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। लिमिट्स की हम बात कर रहे थे कि एफडी लिमिट्स कितनी परमिसिबल होंगी, कन्वर्ट एंड रीकन्वर्ट, ठीक है, इसके आसपास को हमें कंसिडर करना है। प्राइजेस कहीं ऐसे नहीं हो, ठीक है, ये रिलेवेंट प्रोविजंस हैं जो कि डोमेस्टिक कस्टोडियन को चेक करने हैं। क्लियर हो रहा है? RBI को टाइम रिपोर्ट देना होगा कि भैया कितना हम लोग यहाँ पे इशू किया हुआ है, कितना इन्होंने किसी पर्टिकुलर कंपनी ने कितना कैंसिल किया हुआ है। मैं आपको बता दूं NRK 9 के मैं चैनल पे, और इसके अलावा आपको आज के जो मेरे स्टूडेंट जुड़ा हुआ है उन लोगों को पता होगा कि मैं रोजाना आप लोगों को अपडेट देता हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज पे क्या अपडेट्स आए, वो मिलते रहते हैं लगातार। आप वहाँ जाके भी पढ़ सकते हैं। इवन लेटेस्ट जो कि कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स होते हैं, कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स होते हैं, वो भी जाते हैं, वो पढ़ा करो यार, ताकि आपकी स्टडी को आप समझ सको प्रैक्टिकली कि एक्चुअल कॉर्पोरेट में चल क्या रहा है, क्लियर है, और कैसे वर्किंग होती है। सिर्फ बुक्स के साथ सफिशिएंट मत रहेगा, जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिकल बनेगा। क्लियर? तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि जैसे अब इसके अलावा सर ये भी चेक करना पड़ेगा कि RBI की क्या नोटिफिकेशंस हैं, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की नोटिफिकेशंस क्या हैं, सर्कुलर्स क्या हैं पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ को लेके, ठीक है। बजट अनाउंसमेंट के अंदर अगर नया कोई चेंज आया है और उसे के अकॉर्डिंग कंपनी मान लीजिएगा अपनी लिमिट्स को बढ़ाकर ले रहा है पैसा FDI में, तो वो क्या उस परमिसिबल है नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे कि कंपनीज के प्रोविजंस कंपाइल हुए नहीं हुए। लिस्टेड कंपनीज हैं तो स्पेसिफिकली ये देखना पड़ेगा कि सेबी के प्रोविजंस अप्लाई हो रहे नहीं हो रहे हैं, ठीक है, मींस किए नहीं किए। तो ये इसकी ड्यूटी बनती है चेक करना कि ये इंश्योर करे कि रिलेवेंट प्रोविजंस के साथ कंपाइल हुआ नहीं हुआ रिलेटेड टू इशू एंड कैंसिलेशन। इसके आगे नहीं उसका मतलब है, क्योंकि डोमेस्टिक कस्टोडियन के पास जो है वो इशू और कैंसिलेशन का हिसाब किताब का ही मेन मैटर है, ठीक है। क्लियर हो रहा है? टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स and report to Indian depositories all transactions in the nature of issue and cancellation। मेरी बात को बहुत ध्यान से रखना, डोमेस्टिक कस्टोडियन की हम बात करेंगे सिर्फ इशू एंड कैंसिलेशन का मतलब है,
ठीक है, वोटिंग राइट एक्सरसाइज हुआ नहीं हुआ, हाय हाय, अरे क्या यहाँ पर समस्या का लेना देना ये नहीं। कस्टडियन का मेन पर्पस क्या है, जिसके बाद अपने सिक्योरिटी अंडरलाइन किया हुआ है, कितना उसके पास हिसाब है, कितनी इशू गई है तो कितनी गई है, कितनी कम हो गई है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर बताएगा, किसको रिपोर्ट भी देगा, इंडियन डिपॉजिटरीज को, याद देखिएगा इंडियन डिपॉजिटरीज को। क्लियर, the nature of the cancellation and for a purpose of monitoring the limits under FEMA 1999, it is clear to provide information as may be called by SEBI, RBI, Ministry of Finance, Ministry of Corporate Affairs and other authority of law। अदर अथॉरिटी ऑफ लॉ मतलब किसी पर्टिकुलर सेक्टर से रेगुलेटरी है, जैसा भी इंश्योरेंस कंपनी का एग्जांपल लिया था, IRDA मांग रहा है तो देना पड़ेगा, कोई टेली कम्युनिकेशन से ट्राई को देना पड़ेगा, ठीक है। सो डिपेंड्स ऑन सेक्टर, अगर रेगुलेटर है स्पेसिफिकली तो उसको भी इंटीमेशन देनी पड़ेगी। फाइल विद SEBI कॉपी, किसकी कॉपी, टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिपॉजिट रिसिट्स, किन बेसिस पे आपने इशू किया हुआ था उसकी टर्म, अब उसकी बैक सिक्योरिटीज क्या थी उसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। यही बोलते हैं फॉलोइंग एज ऑब्लिगेशन इंपोज ऑन द इंडियन डिपॉजिटरीज, इंडियन डिपॉजिटरीज में भी ऑब्लिगेशंस हैं, क्या क्या है बेटा, टू कोऑर्डिनेट अमंग द देमसेल्व्स, क्योंकि यहां पर देखो मैं अभी एग्जांपल ले रहा था टाटा ना, टाटा स्टील्स का NSE पर भी है, ठीक है, एग्जाम्पल देकर बता रहा हूँ, NSE पर भी है, BSE पर भी है, ठीक है, और भी लोकल एक्सचेंजेस पर भी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि वहाँ पर बेटा ध्यान से तो परमिसिबल सिक्योरिटी लिस्टेड तो यहाँ पर है ना, और आपकी डिपॉजिट रिसीट जो है वो ट्रेड भी हो रही है आउटसाइड इंडिया, ठीक है, आउटसाइड इंडिया वो भी ट्रेड हो रही है। तो यहाँ जो भी चेंजेस होंगे देखो इसके साथ में इनको कोऑर्डिनेट करना है आपस में, क्योंकि यहाँ कुछ सिक्योरिटीज को अंडरलाइन किया जा रहा है, अंडरलाइन किया जा रहा होगा, ठीक है, या जो आप लेकर आए हैं एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को अंडरलाइन किया जा रहा है, फिर डिपॉजिट रिसीट्स में कन्वर्ट करके आगे जा रही हैं, तो इनको आपस में भी कोऑर्डिनेट करना है, ठीक है, कोऑर्डिनेट अमंग देमसेल्व्स, डिसएमिनेट आउटस्टैंडिंग परमिसिबल सिक्योरिटीज अगेंस्ट व्हिच द डिपॉजिट रिसीट्स आर आउटस्टैंडिंग, जो कि अभी बताए थे आपको ये वाली बात कि परमिसिबल सिक्योरिटी एग्जिस्टिंग है उसके अगेंस्ट कितनी इन्होंने आगे की हुई है डिपॉजिट रिसीट्स, प्लस डिसएमिनेट लिमिट अप टू व्हिच परमिसिबल सिक्योरिटीज कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिपॉजिटरी रिसीट्स। ये भी तो बताए थे, अभी 74% इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर है, तो थोड़ी ना 84% जाएगा, नहीं उतना ही क्लियर हो रहा है। A person issuing or transferring the permanent security to a foreign depository for the purpose of issue of depository receipts shall compile with the relevant provision of the Indian law। Of course यार, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन कर रहा है तो उसको इंडियन लॉ से कंपाइल करना पड़ेंगे। इंडियन लॉ के अंदर जो मैंने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बताया था वो फॉलो करना पड़ेगा। क्या था, अगर हम बोले डिपॉजिट रिसीट्स है, अगर स्पेसिफिकली FCC भी कर रहे हैं, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स या फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स कर रहे हैं, तो उनके स्कीम्स को फॉलो कीजिएगा, RBI का गाइडलाइंस फॉलो कीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का फॉलो कीजिएगा। ऑलराइट, चलिए FD पॉलिसीज हैं, कंसोलिडेटेड पॉलिसी याद रखिएगा। अप्रूवल्स की बात करें तो कहता है कि अगर देखिए, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट लाइन कहता है, नो अप्रूवल्स रिक्वायर्ड इफ द इशू डिपॉजिट रिसीट्स इज इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम। स्कीम कौन सी स्कीम है जी, डिपॉजिट रिसिप्ट स्कीम 2014, साइड में लिख लीजिएगा, डिपॉजिट स्कीम 2014। स्कीम का मतलब यहाँ पर इससे रेफर कर रहा है। प्राइसिंग की बात हमने भी डिटेल में की थी बेटा, वही बात कर रहा है। देखो द प्राइस कैन शैल नॉट बी लेस देन द प्राइस इफ सच सिक्योरिटी इशू टू डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। मान लीजिए डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को सेम क्लास ऑफ सिक्योरिटी इशू कर रहे होते तो क्या वो कम प्राइस पे करते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, वही सेम यहाँ पर अप्लाई होगा। एक्सप्लेनेशन वही रिपीट किया हुआ है। वन ऑफ द गुड थिंग इज, अच्छा एग्जाम्पल है, इसे देखते हैं, देखिएगा, देखिए अच्छे से देखना बेटा, बड़ा कर दिए हैं। Exchange Limited, a listed company, makes a qualified institutional placement of shares, and floor price comes at ₹60 shares, 60 rupees per shares after compiling with the pricing norms of ICD regulations. Now, if same class of shares is being issued to foreign depository, foreign depository क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो क्या इशू करेगा फर्दर? डिपॉजिट रिसिट्स। For the purpose of issuing deposit receipts, price cannot be less than the 60 and the minimum price regulation of SEBI ICDR। मेरे बच्चों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है एग्जीक्यूटिव वालों ने, नॉट टू वरी अबाउट इट, इस पे लेक्चर ही आने वाला है डिटेल में विद प्रैक्टिकल मतलब कंप्लीट बताऊंगा कि नया कोई इशू को आया तो उससे रिलेटेड बताऊंगा, IPO में कैसे उन्होंने पूरा प्रोसेस फॉलो किया, पूरा डिटेल बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आपने जो फ्लोर प्राइस जो पर्टिकुलर सिक्योरिटी को इशू करते वक्त रखा था इंडिया में ना, उस प्राइस से कम नहीं हो सकता है वो प्राइस। कहाँ पे? जब आप फॉरेन डिपॉजिटरी को इशू कर रहे हैं, किस लिए? फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग डिपॉजिट रिसीट्स टू द फॉरेन इन्वेस्टर्स, उससे कम नहीं होगा। अलॉन्ग विद यू हैव टू कंसीडर व्हाट? अलॉन्ग विद इट यू हैव टू कंसीडर SEBI ICDR regulations regarding the what? Minimum price, all right?
मेरे बच्चे क्लियर है। नाउ अगेन दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए बेहद ही खूबसूरत और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यहां पर भी ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, इनवर्ड रेमिटेंस, पैसा बाहर से इंडिया में आ रहा है, ठीक है, रिसीव बाय इंडियन कंपनी what issues of deposits or FCCB foreign currency convertible bonds are treated as FDI and counted towards FDI. This is important. Pay attention. CS Executive FEMA में means आपकी ECBL में आपके चैप्टर फर्स्ट से भी यह क्वेश्चन पटअप हो सकता है। समझो, FCCB deposits issued in accordance with the scheme for the purpose of foreign currency convertible bonds, ordinary shares through deposit receipt mechanism scheme 1993 and deposit receipt scheme 2014। आपको याद होगा ये 15 दिसंबर, जी हाँ, 2014 में इफेक्टिव हो गया था, और मैंने बताया भी था कि इसको पहले जो डिपॉजिट रिसीट्स का कॉन्सेप्ट था वो इसी से रेगुलेट होता है। FCCB जो डिपॉजिटरी ऑर्डिनरी शेयर्स डिपॉजिट रिसीट्स मैकेनिज्म से ही पहले ये रेगुलेट हो रहा था, फिर बाद में इसको चेंज किया गया और इसके लिए स्पेसिफिकली बनाया गया डिपॉजिट रिसीट्स 2014। तो कहता है इसके थ्रू रेगुलेट होना होगा, ठीक है। एंड DRR फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये बहुत लॉजिकल बात है, जब आप इसको बाहर इशू कर रहे हैं तो उसी पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी में करेंगे, याद देखिएगा, जहां पर वो ट्रेड होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि परमिसिबल इन किसमें, फॉरेन करेंसी में, ठीक है, बाय फॉरेन डिपॉजिटरी इन परमिसिबल जुरिडिक्शन अगेंस्ट टू पूल ऑफ परमिसिबल सिक्योरिटीज। पूल किसके पास बनेगा, सोचने वाला बात है। देखो, परमिसिबल जुरिडिक्शन अगेंस्ट पूल ऑफ परमिसिबल सिक्योरिटीज, डोमेस्टिक कस्टोडियन के पास में तो अंडरलाइंग होगी सिक्योरिटीज, ठीक है। इशू ट्रांसफर टू दैट फॉरेन डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटेड विद द डोमेस्टिक कस्टोडियन। क्लियर एकदम। तो पहला हमने कहा ये कुछ रेगुलेशन आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, ये कुछ नॉर्म्स कंपाइल करने पड़ेंगे। क्या क्या, पहला आप इशू करेंगे एज पर द स्कीम। दूसरा हमने बोला जब यहाँ पे इशू कर रहे हैं तो याद रखिएगा वो कैसी होगा, डिपॉजिट्स वो फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट्स है जिसको इशू करेगा कौन, डिपॉजिटरी, फॉरेन डिपॉजिटरी। क्लियर है ना। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट कौन सा है बेटा, ट्रांसफर और इशू ऑफ सिक्योरिटी बाय प्रेजेंट रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, रेगुलेशन 17। याद रखिएगा, फेमा वाले लेक्चर में और डिटेल में डिस्कस करूंगा ECBL के अंदर, बट यहाँ आप लोगों ने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा होगा जिन्होंने पहले, तो उनको इस बात समझ में आ जाएगा, किसी को नहीं रहेगा तो समझेंगे भी। रुको, अ पर्सन विल बी एलिजिबल टू इशू ट्रांसफर एलिजिबल सिक्योरिटीज। याद रखिए, इशू और ट्रांसफर दोनों वर्ड आ रहा है। इशू कौन कर रहा है, इशूअर, कंपनी वाला, ठीक है। ट्रांसफर, मैं एक होल्डर हूँ एक कंपनी की परमिसिबल सिक्योरिटीज मेरे पास इंडिया में मेरे पास में है, अब मैं किसी को ट्रांसफर कर रहा हूँ, किसको, फॉरेन डिपॉजिट दे रहा हूं ताकि वो डिपॉजिट रिसीट इशू करे। दोनों ही के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। टू अ फॉरेन डिपॉजिटरी फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग द सिक्योरिटीज टू सो परचेज इनटू डिपॉजिटरी रिसीट्स इन द टर्म्स ऑफ डिपॉजिट रिसीट्स स्कीम 2014 एंड RBI सॉरी ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस। सेम यहां पर भी बात रखना, अ पर्सन कैन इशू डिपॉजिट्स इफ इट इज एलिजिबल टू इशू इंस्ट्रूमेंट टू अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। यहाँ पर जब शेड्यूल 9 चेक करेंगे, सेम हमारा रेगुलेशन 2017 अप्लाई होगा फेमा का, ठीक है। दोनों केसेस में बोल दिया बेटा, यहाँ भी हमने बोल दिया अगर आप इशू कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तब भी इंडियन कंपनीज की हम बात करें स्पेसिफिकली, यहाँ हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली किसी भी पर्सन की, जो पर्सन जिसके पास परमिसिबल सिक्योरिटीज हैं, ठीक है, और वो करना चाह रहा है, तो याद रखिएगा सॉरी फेमा के रेगुलेशंस में आपको फॉलो करना पड़ेगा। ट्रांसफर इशू ऑफ सिक्योरिटी बाय पर्सन, कौन सा पर्सन है बेटा, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, रेगुलेशन 2017। क्लियर, ऑलराइट। ये बात हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है, याद रखिएगा, विद इन द लिमिट होगा, लिमिट किसकी, FDI लिमिट में ही चलेगा जी। ऑलराइट, चलिए, प्राइसिंग सेम गाइडलाइंस आएगी, प्राइसिंग ऑफ एलिजिबल सिक्योरिटीज टू बी इशूड और ट्रांसफर्ड टू अ फॉरेन डिपॉजिटरी फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग डिपॉजिट रिसीट्स should not be at a price less than the price applicable to corresponding mode of issue or transfer of such securities। वही सेम बात बता रहा हूँ आपको यहाँ पर, ठीक है। And deposit receipts are as per the deposit scheme 2014 shall be reported to RBI, ये मैंडेटरी है जी, ठीक है। कौन करेगा भी बताए थे, डोमेस्टिक कस्टोडियन। ये किसका ड्यूटी बनेगा, फॉरेन डिपॉजिटरी का नहीं, किसका बनेगा, डोमेस्टिक कस्टोडियन का। कि भैया क्यों, देखो समझो, उसकी रिपोर्टिंग जाएगी, कितना FDI रिसीव हुआ, ठीक है, किस किस सेक्टर में गया है, ये इसका रिपोर्ट डोमेस्टिक कस्टोडियन देगा किसको, RBI को, कि सर ये अभी तक हमारे पास डेटा है, कितनी इन्होंने अंडरलाइंग सिक्योरिटी के थ्रू डिपॉजिट इशू की हुई है, ठीक है, कितनी FDI रिसीव की है, इसका टाइम डेटा इसको देना पड़ेगा किसको, RBI को। कौन देगा, डोमेस्टिक कस्टोडियन।
मेरे को लगता है मेरे बच्चों को ये बात पकड़ में आया होगा। अगेन आई हैव टू से ना, आपको क्वेरी पूछने का कमेंट बॉक्स में पूछो। आपको NRK9 पे जहाँ पर फेवरेट प्लेटफॉर्म है, जहाँ बार बार क्वेरी पूछते हैं, वहाँ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट होगा हम डिस्कस करेंगे। और इस सेक्टर के लेटेस्ट अपडेट ना कॉर्पोरेट में क्या चल रहा है आपके चैनल पे आज का डेट में मिलेगा। सो कहीं उधर उधर मत भागना, इसको पहले सुन लिया, समझ लिया अच्छे से, एक बार मॉड्यूल से रिवाइज करके फिर कॉर्पोरेट अपडेट साथ चेक करना, मजा आ जाएगा। ऑलराइट, चलिए एंजॉय कीजिएगा। गुड बाय, टेक केयर।